अपने अनुभव से बताती हूँ कि मेरे ऊपर ड्रग्स किस तरह से यूज़ किए गए थे। मैं सुशांत जी के बारे नहीं, में नहीं, उतना ही बता आप कह रहे हैं आपके ऊपर ड्रग्स यूज़ किए गए थे? जी, जी, तो आपको आपका पर्सनल जी। एक्सपीरियंस है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, किस तरह से आउटसाइडर्स की एक्सप्लॉइटेशन होती है इस जगह पे, जहाँ पे कोई भी एक लूज़ स्ट्रक्चर है और ना लॉ और ऑर्डर का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। एक तरह से माफिया का एक अंडरवर्ल्ड जैसे होता है, उस तरह से ऑपरेट होता है। और अगर आप कभी कॉप्स के पास चले जाएँ या लॉ एंड ऑर्डर की हेल्प सीक करें, तो आपको मेंटल बता के डिस्कार्ड कर दिया जाता है या तो आपको मार ही दिया जाता है। इस तरह की ये एक घिनौनी इंडस्ट्री है। जब मैं आई थिंक 16 होंगी मैं माइनर ही थी जब मैं अपने घर से निकली थी। मेरा घर से निकलना मेरे लिए बहुत बड़े संघर्ष की बात थी। उसके बाद मेरे लिए इतना बड़ा संघर्ष कुछ भी नहीं था, जितना घर से निकलना था। मैं घर से खुद निकली, मैंने चंडीगढ़ में मैं जब स्कूल में थी, एक आयूर फेस ऑफ चंडीगढ़ इवेंट हुआ था, जिसमें मेरे को प्राइज़ मिला था फेस ऑफ ईयर का और उन्होंने मुझे कहा कि टीवीसी आपके साथ में शूट करना है, तो उन्होंने मुझे मुंबई भेजा उसके करके, तो मैं अपने दम पे मुंबई आई थी। फिर वो टीवीसी शूट करने के बाद में मैं दिल्ली अपनी फ्रेंड्स के पास गई और मैंने मुंबई देख लिया। अपने आप खुद एक गाँव से छोटे से गाँव से आके एक लड़की ने खुद मुंबई में मैंने अपने दम पे एंट्री मारी और दिल्ली में मुझे एक इंटरनेशनल एजेंसी कॉल्ड एलीट उन्होंने हायर किया, वो भी मेरे अपने ऑडिशंस के दम पे। तो मैंने एलीट ने कहा कि आप रैंप के लिए बहुत आपकी हाइट ज़्यादा नहीं है और प्रिंट के लिए आप काफ़ी यंग हो, तो आप फ़िल्मों में ट्राई करो और हम भी फ़िल्मों में वेंचर करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे अपने टिकट्स पे, अपने एक्सपेंस पे मुंबई भेजा। और मैंने यहाँ पे जो सेंटा क्रूज़ करके एक जगह है जहाँ पे आशा चंद्र जी का गर्ल हॉस्टल है, वहाँ पे मैं लड़कियों के साथ में रहने लग गई। और ऑडिशंस पे मेरे एलीट जो है ऑडिशंस ऑर्गेनाइज़ करता था। लेकिन एक मेरी ज़िंदगी में क्या मनहूस इंसिडेंस हुआ था कि जब मैं स्कूल में थी, तो मेरी कुछ पीजी में रहने वाली लड़कियाँ एक डॉली खान करके एक हमारे कुछ उनके कुछ फ्रेंड थे। तो ऐसे ही शायद लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हारी एक बात कराता हूँ। तो एक फ़िल्मों में एक जैसे कैरेक्टर रोल वगैरह करने वाले होते हैं, जो बाद में मेरे ज़बरदस्ती सेल्फ अपॉइंटेड मेंटर बन के टॉर्मेंटर बन गए। सेल्फ अपॉइंटेड, प्लीज नो दिस। ये जो पूरा इमेज है ना कि बाहर से लड़कियां आती हैं ग्रीडी नीडी और लुभाती हैं और उनको फिर अंदर किया जाता है और वो एक्सप्लॉइट होती हैं, तो दे वेल डिजर्व इट। ये जो पूरा इमेज है ना विच एवरीबडी इज ओके विद कि हाँ ठीक है, तुमको तो फिर मार के रेप करके काट के अगर फेंक भी दे तो यू डिजर्व इट बिकॉज यू वांटेड दैट काइंड ऑफ फेवर्स। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेल्फ अपॉइंटेड मेंटोर जब मैंने यहां तक सब खुद किया, तो क्या जरूरत है अब मुझे किसी मेंटोर के पास जाने की, जब ऑलरेडी और वो भी एक फ्लॉप कैरेक्टर आर्टिस्ट मुझे क्या देगा? जब मैं खुद एलीट मेरे लिए ऑडिशंस वो कर रही है। तो उन्होंने एक बार बात करवाई थी उनसे और वहां पे हम लोग लड़कियां कुछ चल के जा रही थी मुंबई में जब मैं आई और वो वहां पे खड़े हुए थे कुछ शॉप के सामने, वो कैरेक्टर आर्टिस्ट। तो मैं वहाँ पे जाके उनको मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया। मैंने कहा आपको पता है हमने डॉली खान के करके एक बात की थी, मैं चंडीगढ़ से हूँ और वो मेरे फ्रेंड हैं, ये वो करके। वो मनहूसियत मेरी ज़िंदगी में इस तरह से आई कि उन्होंने मेरा नंबर ले लिया। फिर मेरे हॉस्टल में जहाँ पे मैं पीजी में रहती थी 6-7 लड़कियों के साथ में, मेरी एक दोस्त थी जो कि उनको मैं कमलेश आंटी कहती हूँ, अभी भी वो शिकागो में रहती हैं। उस टाइम पे वो मेरी दोस्त बन गई। उनके हस्बैंड बहुत बड़े डॉक्टर थे जो गुज़र गए थे, उनके सारे बच्चे डॉक्टर्स हैं। बहुत ही ज़्यादा वेल टू डू फैमिली से, लेकिन उनको बचपन से एक शौक था कि वो फ़िल्मों में काम करें। और उन्होंने हस्बैंड गुज़रने के बाद उन्होंने एक छोटा-सा एडवेंचर ट्रिप के करके वो आई, तो वो मुझे मिली। उन्होंने मुझे कहा कि कंगना हम लोग एक फ्लैट लेते हैं एंड वी विल शेयर द रेंट। ये जनाब जबरदस्ती हम लोगों को डिनर पे ले जाएं, जबरदस्ती मेरे घर में हॉस्टल में टीवी भिजवा दिए। और आंटी उनसे थोड़ा इम्प्रेस हो गई कि वो फिल्मों में चाहे जो भी एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट काम करते हैं, लेकिन फिल्मों में काम करते हैं। उनको कहने लग गई कि हमारे लिए कुछ काम ढूंढिए और मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहती थी। और तो फिर आंटी के साथ में मैं भी उनको मिला करती थी। उन्होंने कहा कि हम आप दोनों के लिए एक कम ढूंढेंगे, फ्लैट ढूंढेंगे। बात निकली तो हमने बताया कि हम फ्लैट ढूंढ रहे हैं, हम हॉस्टल में नहीं रहना चाहते। तो उन्होंने एक फ्लैट, अपना फ्लैट हमें ऑफर किया। और जब मैं आंटी के साथ वहां शिफ्ट होने लगी तो आंटी से लड़ाई करके उन्होंने उनको बेच दिया, मेरा सामान वहां पे रख लिया।
और मुझे घर के अंदर लॉक कर दिया और जो भी उनके जितने भी स्टाफ थे, एक गाड़ी मेरे लिए आ गई छोटी-सी और एक ड्राइवर और ये सब उनके पास जो भी मैं करती थी फ़ोन जाता था, जो भी मैं करती थी उनको फ़ोन जाता था। तो मुझे लगा मुझे तो एक तरह से हाउस अरेस्ट पे रख लिया। फिर उन्होंने मुझे मेरा पोर्टफोलियो कराया और मुझे बताया कि कैसे ये दुनिया इतनी खराब है और मैं बहुत छोटी हूँ और मुझे उनकी ज़रूरत है। सेल्फ अपॉइंटेड मेंटर। और जब मैंने देखा धीरे-धीरे आप नाबालिग थे, यू वर माइनर। जी, और जैसे धीरे-धीरे वो मुझे पार्टीज़ में लेके गए, तो एक दिन मैंने देखा कि मुझे कुछ ऐसा नशा-सा हुआ, जिसमें हम लोगों में कुछ इंटिमेसी आई। वो बाद में मुझे पता चला कि वो मैंने विलिंगली नहीं किया था, वो मेरा ड्रिंक स्पाइक किया गया था। उस इंटिमेसी के बाद, जो हम लोगों में उस जो भी है माहौल में नज़दीकी आई होगी, उसके बाद वो मेरे सेल्फ अपॉइंटेड विदिन अ वीक हस्बैंड बन गए। अब अगर मैं उनसे कहूँ कि आप मेरे बॉयफ्रेंड की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? आप मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हैं, तो वो एक चप्पल उठा के मुझे मारने को जाएँ। और मैं सोचूँ मैं अब किसको बताऊँ? अगर मैं अपने पेरेंट्स को बताऊँगी तो वो तो शायद कभी ज़िंदगी में मुंबई आए ही नहीं हैं। वो आएँगे कैसे यहाँ पे? मुझे बचाएँगे और उससे पहले अगर उनको कुछ हो गया या कुछ तो मैंने सोचा कि मुझे अगर कुछ काम मिल जाए, तो मुझे कहता था कि मैं तुम्हें जो है तुम्हारा पोर्टफोलियो बनवा के राह दिखाऊँगा। तो मैंने सोचा जब काम मिल जाएगा तो मैं बीच में उन्होंने मुझे इस तरह की डील्स में ले जाना शुरू किया, जहाँ पे लोग दुबई से, बड़े-बड़े गोल्ड माइन्स वाले, कोल माइन्स वाले, कोई भुवनेश्वर से, कोई छोटे शहरों से, कोई बड़े शहरों से लोग होते थे और मुझे बीच में बिठाया जाता था। अ, और वो सब लोग काफ़ी एल्डरली थे। और वो खुद उठ के चला जाता था, वो जो कैरेक्टर आर्टिस्ट था, वो उठ के चला जाता था और ये लोग मेरा नंबर लेते थे। तो मुझे लगा कि कहीं मुझे दुबई वगैरह सप्लाई तो नहीं कर रहे। ये मेरे मन में फिर मुझे डर लगने लगा इस बात से। फिर मैं अपने ब्रेक के लिए और ज़्यादा डेस्परेट हो गई और लकीली 3-4 महीनों में मुझे ब्रेक भी मिल गया। ऑलमोस्ट 3 छोटे ही स्पैन में मुझे ब्रेक मिल गया गैंगस्टर फ़िल्म में और जैसे मुझे ब्रेक मिला, ये बंदा बिल्कुल बौखला गया और मुझे कहने लगा जब भी वो शराब पीता था, मुझे कहता था कि मुझे नहीं लगा था कि तुझे इतने जल्दी ब्रेक मिलेगा या मैं तो ऐसे ही कहता था कि मैं तुझे काम दिलवाऊँगा और मुझे नहीं लगा था तुझे ब्रेक मिलेगा एंड ऑल दैट। एंड उसके बाद में उसने जो है मुझे इंजेक्शन देके सेडेट करना शुरू किया ताकि मैं शूट पे ना जाऊँ। और कई बार मैं शूट पे लेट पहुँचती थी, मैं जैसे-तैसे जाके शूट पे पहुँचती थी। वो ये चाहता था कि फ़िल्म इंडस्ट्री मुझे काम ना दे। इंजेक्शन डालकर यानी कि आपको आपको ड्रग करते थे। जी, मेरे जो डायरेक्टर है अनुराग बासु, मैंने उनको ये सब बता दिया, जो मेरे साथ हो रहा था। मैंने उनको बता दिया कि मेरे साथ क्या सिचुएशन है और अगर वो मुझे रात मारता भी था और मेरे को ब्रूजेज़ होते थे, तो अनुराग मुझे अपने ऑफ़िस में रखता था। कई रातों तक अनुराग बासु मुझे अपने ऑफिस में रखता था और मुझे बचाता था। लेकिन मुझे अपने घर तो जाना पड़ता तब तक मैंने अपना रेंट का घर ले लिया था जिसकी एक फेक की बना के ये बंदा कभी भी वहाँ पे रहता था। और उसके बाद में इसने मुझे जो है उसी दरमियान बिकॉज़ जैसे ही मैंने गैंगस्टर की और गैंगस्टर का फुटेज देखा, तो गैंगस्टर के साथ ही मुझे 2-3 फ़िल्में और मिल गई। एक तो मुझे जो विशेष फ़िल्म्स की फ़िल्म वो लम्हे मिल गई और मेट्रो करके एक और फ़िल्म है अनुराग बासु की, उन्होंने भी मुझे वो भी दे दी। तो मुझे 2-3 फ़िल्में मिल गई। तो जब मैं वो लम्हे करने लगी तो ये जो बंदा है कैरेक्टर आर्टिस्ट मुझे कहने लगा कि अब तू परवीन भाभी बनेगी। तुझे पता है परवीन भाभी के साथ क्या हुआ था? तो मैंने कहा परवीन भाभी के साथ मुझे पता है क्या हुआ था, उनको मानसिक बीमारी। कहता नहीं, उसको ड्रग्स करा-करा के उसकी मानसिक बीमारी को ट्रिगर किया गया था, उसको पूरी तरह से ब्रेक किया गया था और तेरे साथ भी वही करेंगे। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये ऐसे क्यों कह रहा है और ऐसे कैसे हो सकता है? तो जब मैं सेट पे जाने लगी, तो मुझे महेश भट्ट जी ने एक बार वो सेट पे आए, एक ही बार आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें जो है यू हैव टू लुक फॉर अ ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम। उन्होंने मुझे ये कहा। उन्होंने कहा अपने दिमाग में दोहराते रहना ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम। मैं मात्र 18 साल की थी उस वक़्त या 19 साल की थी। उस वक़्त मैं इस बात को 8-9 महीने हो गए थे। तो मुझे ये कहने लगे और जब मैंने इसको जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है मुझे कहने लगे महेश भट्ट ने तुझे क्या बताया इस कैरेक्टर के बारे में? मैंने कहा वो मुझे ये कहते हैं कि हमेशा इसको दोहराते रहना। तो वो मुझे कमरे में बंद करता था
और मुझे ये जो एलएसडी और ये जो एक्सटेसी टाइप ड्रग होती है, जिससे इंसान एकदम से हाइलुसिनेटरी और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे आप हवाओं में उड़ रहे हैं। ऐसा लगता है आपका शरीर ही नहीं है। इस तरह की हाइलुसिनेटरी स्टिमुलेंट्स देता था और हमेशा मुझे ये कैकोफोनी लगा देता था। यू आर लुकिंग फॉर अ ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम, ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम। आप सोचो, खुद भी वो ड्रग्स करके, खुद भी वो ड्रग्स करके घंटों तक वही दोहराता जा रहा है। मुझे भी ड्रग्स करा के घंटों तक वही दोहराता जा रहा है। और उसके बाद में उसने जो है और ज्यादा, जब उसको लगा कि मुझे एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जिस जिस बैकग्राउंड से आई हूँ और जिस तरह से मुझे इस तरह यहाँ ट्रीट किया जा रहा था, मुझे तो लगता है मैं तो आत्महत्या कर लेती। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे गुरुओं का आशीर्वाद, चाहे वो योग के साथ में, तो मैं योगा बहुत ज्यादा करती थी और उसको लगा इसके दिमाग पे इतना फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो वायलेंट बहुत होने लगा। तो उसी दरमियान 2007 में मैंने एक रात को जंप करके खिड़की से ड्रग्स की ही हालत में मैं पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां पे मैंने एफआईआर लिखवाया।